डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज मोटापा अर्थात ओबेसिटी में उपचारात्मक आहार के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे शरीर में वजन से जुड़ी हुई दो समस्याएं देखने में आती है। एक होता है जब अतिपोषण की वजह से व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, जिसे कि हम मोटापा या जिसे हम अधिक भार कहते हैं। दूसरा होता है जब अल्प पोषण की वजह से व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, जिसे कि हम अल्प भार कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वह हमारा मोटापा या ओबेसिटी के ऊपर बेस्ड है। जब हम मोटापे की बात करते हैं, जो कि एक अतिपोषण के कारण से होने वाली बीमारी या रोग होता है, इस समय पर व्यक्ति का शरीर क्योंकि थुलथुला हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वह फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, जैसे कि तेज चलना है, दौड़ना है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना है। तो इस तरह के काम में जिसमें कि उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी है, उसको दिक्कत होने लगती है। यह मोटापा कई सारी गंभीर व खतरनाक बीमारियों का कारण बनती है, जैसे कि मधुमेह है, हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है। तो इन सब के होने की संभावनाएं जो है वह मोटे व्यक्तियों में अधिक होती है। इस स्लाइड में समझाया गया है कि व्यक्ति अपना वजन जो है मेंटेन कर सकता है। जैसे कि इसमें बताया है कि अगर व्यक्ति द्वारा जो खाना लिया जा रहा है, अर्थात जब भी हम खाना लेंगे हमें क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चीज आपको पूर्व में भी समझाई गई है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तीन जो न्यूट्रिएंट है वो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। इसमें भी स्पेशली वसा और कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल होता है एनर्जी गिविंग का, है ना। तो हम जितना खाना खा रहे हैं, जितना इंटेक कर रहे हैं एनर्जी का या फूड का हम कहें, उतना ही एनर्जी एक्सपेंडिचर अगर खर्च हो रहा है, तब हमारी बॉडी जो है वह वजन संतुलन की स्थिति में या वेट मेंटेनेंस की स्थिति में रहेगी, कि न तो आप ओवरवेट रहेंगे, न आप अंडरवेट की तरफ जाएंगे। परंतु जब भी आप खाना जो खा रहे हैं वह आपके कुल ऊर्जा खर्च के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, मतलब आपका इंटेक तो ज्यादा है परंतु खर्च कम है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का जो वजन होता है वो बढ़ने लगता है, अर्थात उसका वेट गेन होने लगता है। इसका जस्ट उल्टा या विपरीत स्थिति जब आती है, जब व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जो होता है उसका कुल ऊर्जा खर्च के कंपैरिजन में कम होता है, अर्थात वह जो फूड इंटेक कर रहा है उसके कंपैरिजन में जो उसका ऊर्जा खर्च है वो ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में उसका वजन घटने लगता है, यानी उसका वेट रिड्यूस होने लगता है और धीरे धीरे उसका वजन कम फिगर की तरफ चला जाता है, और ऐसे व्यक्ति को हम अंडरवेट पर्सन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मोटापे की, कि किसे हम कहेंगे मोटा है। कितना वजन जब अधिक होता है तो उसे मोटा कहा जाता है। मोटापे के कारण व्यक्ति का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। जब भी व्यक्ति का वजन सामान्य वजन या आदर्श वजन से 10 से 20% तक अधिक होता है तो उसे अधिक भार या ओवरवेट कहा जाता है। परंतु जब व्यक्ति का वजन इसी आदर्श वजन से 20% से भी ज्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसे ओवरवेट की जगह ओबेसिटी वर्ड दिया जाता है, और हिंदी में अधिक भार की जगह हम उसे मोटापा कहते हैं। अर्थात अधिक भार वो स्थिति होती है जब व्यक्ति का वजन 10 से 20% बढ़ता है उसके आदर्श वजन से, जबकि जब 20% से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे अधिक भार की बजाय मोटापा या ओबेसिटी कहने लग जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आदर्श वजन किसे कहा जाता है। आदर्श वजन की जब बात करते हैं तो रेफरेंस मैन के लिए या संदर्भ पुरुष के लिए ये शुरू में जब डेफिनेशंस आई थी आरडीए के अंदर, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, या हम यूं कहें कि आहारिक प्रस्तावित मात्राओं के अंदर, तब भी समझाया था संदर्भ पुरुष किसे कहा जाता है। तो संदर्भ पुरुष का जो आदर्श वजन होता है वह 60 किलोग्राम होता है। इसी तरह से संदर्भ महिला अर्थात रेफरेंस वुमेन का जो वजन होता है वो 50 केजी होता है।
समय के साथ साथ इस वजन में भी परिवर्तन आ रहे हैं। ICMR लाता जाता है, जो कि आजकल 65 और वुमेन्स के लिए 55 माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मोटापे के कारण की या कॉजेज ऑफ ओबेसिटी या एटियोलॉजी की, कि किस कारण से व्यक्ति के अंदर मोटापा हो जाता है। सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट कारण होता है उम्र व लिंग। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो मोटापा भी देखने को मिलता है। साथ में जब लिंग की बात करते हैं तो वुमेन्स के अंदर मैन के कंपैरिजन में मोटापा अधिक देखने में आता है, क्योंकि उनके अंदर मसल मास कम होता है और फैट का परसेंटेज अधिक होता है इस कारण से। दूसरा है गर्भावस्था। गर्भावस्था के समय या गर्भकाल के समय महिलाओं का वजन जो है वो 10 से करीब 12.5 किलो तक वृद्धि हो जाती है, और इस वजन का लगभग जो आधा भाग होता है वह वसीय ऊतकों के रूप में बढ़ता है, और शिशु के जन्म के बाद अगर इस वजन को कम नहीं किया जाता है तो हमेशा के लिए महिलाओं में वो मोटापा रह जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक स्टेटस। सामान्यतः जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग होते हैं उनमें मोटापा अधिक देखने में आता है, क्योंकि वे शारीरिक श्रम नहीं के बराबर या बहुत कम करते हैं, और साथ में अपने भोजन में घी, तेल, सूखे मेवे, मक्खन आदि का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। तला भुना भोजन भी वो अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं, और इस कारण से उनके अंदर मोटापा हो जाता है। आजकल नो डाउट ये जो हायर इकोनॉमिक वर्ग है वह जिम वगैरह ज्वाइन करके अपनी जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वेट को मेंटेन कर रहा है, और इस कारण से यंगस्टर में ये चीज कम देखने में आ रही है। वंशानुक्रम। मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण हेरिडिटरी भी होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनके माता पिता मोटापे के शिकार होते हैं उनके बच्चों में भी धीरे धीरे वो मोटापा आने लगता है। अगर ये देखते हैं कि पेरेंट्स में से केवल एक ही पेरेंट मोटापे का शिकार है तो उन बालकों में होने की संभावनाएं भी थोड़ा सा कम हो जाती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने थायराइड ग्लैंड्स में देखा था कि अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका कम स्रवन होता है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का जो वजन होता है वह बढ़ने लगता है। अर्थात जब अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य में असंतुलन या गड़बड़ियां उत्पन्न होती है तो ऐसे समय में भी शरीर के ऊतकों में वसा के संग्रह की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, जैसे कि थायरोक्सिन के कम स्रवन से वजन का बढ़ना। फिर खाद्य आदतें। खाने की आदतों पर भी मोटापा निर्भर करता है, क्योंकि कई लोग जो है दिन में कई बार खाते हैं, कुछ लोग एक दो बार ही खाते हैं। कई लोग जो खाना खा रहे हैं उनकी हैबिट में हो जाता है कि उनको फ्राइड फूड ही पसंद है या हाई कैलोरी रिच फूड ही पसंद है, या फिर चटपटे भोजन में जैसे पकौड़ी है, कचौड़ी है, परांठा है, पूड़ी है, ऐसा फूड ही वो खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा लेते हैं, वो भी फ्राइड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स कहें हम, वो ज्यादा यूज में लेते हैं, तो नेचुरली वो सब मोटापे को बढ़ाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक कार्य, शारीरिक क्रियाशीलता। जो लोग अत्यधिक शारीरिक क्रियाशील होते हैं वह लोग मोटापे के कम शिकार होते हैं, परंतु वे लोग जो बहुत कम शारीरिक कार्य करते हैं और साथ में उनका भोजन भी ऐसा है जो कि हाई कैलोरी डाइट दे रहा है तो वह मोटापे के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है दवाइयाँ। कई बार कई सारी दवाइयाँ मोटापे को बढ़ाने में भूमिका निभाती है, जैसे कि इंसुलिन की जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है इंसुलिन के इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये सब मोटापा बढ़ाने का कार्य करती हैं। संवेगात्मक कारण या इमोशनल इफेक्ट्स। कई बार एकाकीपन, निराशा, व्यथा, असंतुष्टि, कई सारे कारण ऐसे होते हैं जो जिस कारण से व्यक्ति जो है भोजन अधिक ग्रहण करने लगता है और वह अपने दुख, दर्द, पीड़ा, हीन भावना आदि को छिपाने के लिए भी अधिक भोजन ग्रहण करने लगता है, और इस अधिक मात्रा में खाए गए भोजन के द्वारा उसको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि
मिलने का कार्य होता है और इस कारण से उसका वजन धीरे 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 बढ़ने लग जाता है और यह उसकी फिर आदत में भी शामिल हो जाता है कि वह अधिक खाना खाने पर ही एक सेटिस्फैक्शन फील करता है। नेक्स्ट, नाड़ी संस्थान में दोष होने पर। हाइपोथैलेमस केंद्र नाड़ी संस्थान का एक मुख्य भाग होता है और जब कभी भी इस हाइपोथैलेमस के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि यह जो है वह भूख का केंद्र या तृप्ति का केंद्र होता है, मतलब कि हमारे हंगर सेंटर या सटाइटी सेंटर होता है। भूख लगना या भोजन ग्रहण करना, ये दोनों ही बातें इसी केंद्र पर निर्भर करती है। यदि भूख केंद्र में कोई भी दोष उत्पन्न हो जाएगा तो भूख नहीं लगती है, परिणामतः व्यक्ति जो होता है भोजन नहीं ग्रहण करता है, तो वजन कम होगा और वह कई सारे रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसी तरह से तृप्ति केंद्र या सटाइटी वैल्यू सेंटर में दोष उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि वहां की जो तंत्रिकाएं होती है वह निष्क्रिय हो जाती है और इसके कारण से व्यक्ति अधिक भोजन ग्रहण करने लगता है और इस कारण से वह मोटापे का शिकार हो जाता है। नाड़ियां या नर्व्स जो होती है उसके द्वारा प्राप्त संवेदना से आमाशय की जो मांसपेशियां होती है उसमें संकुचन होता है। रक्त में इंसुलिन की उपस्थिति से रक्त शर्करा जो होती है या ब्लड शुगर जो होती है वह कम हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति को तीव्र भूख लगने का आभास होता है और परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति भोजन अधिक ग्रहण करता है। सर्दी के मौसम में भी अधिक जब भोजन खाया जाता है क्योंकि शारीरिक ताप की रक्षा के लिए शरीर द्वारा अधिक आहार का ऑक्सीकरण किया जाता है और इस कारण से भी मोटापा बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है धूम्रपान। धूम्रपान की जब बात करते हैं तो व्यक्ति जो है जब धूम्रपान करना छोड़ता है तो शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब वो धूम्रपान करना छोड़ता है तो इस कमी की पूर्ति के लिए वह भोजन को अधिक खाने लगता है। साथ ही धूम्रपान छोड़ देने से भोजन का पाचन व अवशोषण भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अब हम बात कर रहे हैं मोटापे की पहचान कैसे करेंगे कि ये व्यक्ति मोटा है या कितना परसेंटेज ऑफ वेट ज्यादा है, ये भी हमें पता करना होता है, तभी तो हम कहेंगे इसका वजन अधिक है या मोटा व्यक्ति है, वो ओवरवेट है या ओबेसिटी है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? तो मोटापे की पहचान के लिए सबसे पहला तरीका होता है वजन, और इस वजन को नाप के हम बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसे कि हम शॉर्ट में BMI कहते हैं। नेक्स्ट होता है कमर कुल्हे का व्यास, अर्थात जब हमें किसी व्यक्ति का कमर अर्थात वेस्ट का सरकमफ्रेंस पता है, कूल्हे अर्थात हिप का सरकमफ्रेंस पता है, तो इन दोनों का अनुपात निकाला जाता है। कैसे? वेस्ट सरकमफ्रेंस इज डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस, तो कमर कूल्हे का अनुपात ज्ञात हो जाता है। तीसरा तरीका होता है शरीर में वसा की कितनी मात्रा है, परसेंटेज ऑफ फैट कितना है व्यक्ति के शरीर में, उसको ज्ञात करके भी हम मोटापे की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉडी मास इंडेक्स की या BMI की। BMI को ज्ञात करने के लिए जो वेट होता है जिसे कि हमने वेइंग बैलेंस के द्वारा नापा है, उस वेट को डिवाइड करते हैं व्यक्ति की हाइट से। हाइट हम हमेशा मीटर में रहते हैं और यह जो हाइट होती है वह स्क्वायर्ड में है, मतलब कि हाइट इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन हाइट। तो जब वेट है हमारे पास और हाइट है, इन दो चीजों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 किलो है और उसकी हाइट मीटर्स में 1.7 मीटर है ना, तो 1.7 मीटर कैसे आई बच्चों? जैसे अगर आप सेंटीमीटर में भी नापते हैं, जैसे 170 सेंटीमीटर्स में नापा आपने, तो डिवाइडेड बाय 100, आपको लेना सेंटीमीटर्स में ही पड़ेगा हाइट को, क्योंकि आप इंच में लेंगे देन उसको कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप इसको सेंटीमीटर में जब उसको हाइट को लिया, इसी तरीका होता है सेंटीमीटर में लेना, डिवाइडेड बाय 100, तो 170 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट है, तो डिवाइडेड बाय 100 किया तो 1.7 मीटर्स हो गया। तो 60 इज डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, और जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो आता है 20.76, और इसकी जो डिजिट है या यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो BMI निकला उसका कितना? 20.76।
अब इससे कैसे पता लगाएंगे कि हम व्यक्ति मोटा है या नहीं है? ये तो आपका एक फिगर आ गया, तो इसके लिए की गई है। इस टेबल के द्वारा हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति जो है वह मोटा है या नहीं है। जब आपका BMI 20 से 25 के बीच में आता है, जो पहले वाली स्लाइड दी थी उस कैलकुलेशन के बेसिस में, तो वह व्यक्ति नॉर्मल कैटेगरी में आता है। पर अगर उसका BMI जो है वह 25 से ऊपर जा रहा है, अगर 25 से 30 के बीच में होता है तो उसे ओवरवेट या ओबेस ग्रेड 1 कहा जाता है। और अगर मोर देन 30 के ऊपर उसका BMI आता है तो ओबेस ग्रेड 2 या ओबेसिटी वर्ड यूज किया जाता है। इसी का जस्ट उल्टा जब हम देखते हैं, जो कि अंडरवेट में भी काम आएगा बच्चों, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा ओबेसिटी के खत्म होने के बाद वो अंडरवेट ही है। तो 20 से जब कम है, कितना कम है? 18.5 से 20 के बीच में जब होता है तो उसे लो वेट नॉर्मल कहा जाता है। इसी तरीके से अगर किसी का BMI 17 से 18.5 के बीच में है तो वो क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी है, कि ऊर्जा की कमी है। कितनी कमी है? ग्रेड 1 जितनी, माइल्ड, कुछ ही मात्रा में कमी है। ठीक है, इससे और कम BMI है, अगर 16 से 17 के बीच में है तो ग्रेड 2 कमी है उसके अंदर, या मॉडरेट या मध्यम कमी है। अगर वो लेस देन 16 BMI है तो उसके अंदर ग्रेड 3 की सिवियरिटी है, यानी वो बहुत अधिक मात्रा में उसका वजन जो है वो कम है। तो ये तो फर्स्ट बात हुई BMI की। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट, वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस की। आपने वेस्ट को नाप लिया, जो कि मैंने कहा कि नेवल का जो पॉइंट होता है उससे जस्ट नीचे नापा जाता है, और हिप को नाप लिया। जब आपने वेस्ट और हिप को नापा तो वेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है डिवाइडेड बाय हिप, ये भी सेंटीमीटर्स में लिया जाता है, तो उसके द्वारा वेस्ट हिप रेशियो निकलता है। इसके अलावा मैन के अंदर अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वह आपका 94 सेंटीमीटर्स है तो वह इंक्रीज्ड रिस्क पे है। अगर 102 सेंटीमीटर है तो ग्रेटली इंक्रीज्ड रिस्क पे है। इसी तरीके से वुमेन के अंदर अगर ये 80 सेंटीमीटर्स है तो वह इंक्रीज्ड रिस्क पे है, और 88 सेंटीमीटर्स पे पहुंच गया है तो वो ग्रेटली इंक्रीज्ड रिस्क पे होती है। इसी तरीके जब वेस्ट हिप रेशियो निकालते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस इज डिवाइडेड बाय हिप सरकमफ्रेंस, तो यह वुमेन्स के लिए है जो है वो 0.8 के बराबर या उससे नीचे रहनी चाहिए, और मैन के अंदर 1 के नीचे या उसके बराबर रहनी चाहिए, तो वह हेल्दी है। अब हम तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं, मोटापे के नापने के, कि कैसे नापेंगे कि व्यक्ति मोटा है। शरीर में वसा की मात्रा के द्वारा या परसेंट बॉडी फैट के द्वारा भी पता लगाया जाता है कि व्यक्ति मोटा है या नहीं है, और इसके लिए कैलिपर्स यूज किए जाते हैं, और 4 साइट्स होती हैं। फर्स्ट है बाइसेप, दूसरी है ट्राइसेप, तीसरी है सुप्राइलियक, चौथी है सबस्कैपुलर साइट। बाइसेप को नापने के लिए शोल्डर से लेके एल्बो वाला जो जगह है उसके मिड पॉइंट पे नापा जाता है कैलिपर के द्वारा। ट्राइसेप जस्ट इसके पीछे वाला एरिया होता है। इसी तरह से सुप्राइलियक जो साइट होती है वह आपके वेस्ट साइड के वहां होती है, और सब स्कैपुलर जो है आपके बैक साइड से नापा जाता है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कितना परसेंट बॉडी फैट है तो व्यक्ति मोटा है, स्वस्थ है या नहीं है? जिस तरीके से हमने BMI में देखा, वेस्ट सरकमफ्रेंस देखा, वेस्ट हिप रेशियो देखा, इसी तरीके से परसेंट बॉडी फैट के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। इस स्लाइड में बच्चों ये दिखाया गया है कि महिलाओं के अंदर और पुरुष के अंदर कितना परसेंट ऑफ फैट होगा तो वो एवरेज है, और कितना परसेंट होगा तो वो ओबेज है। महिलाओं के अंदर अगर 25 से 31% है तो नॉर्मल है, और मैन के अंदर थोड़ा कम होता है क्योंकि उनका मस्कुलर मास ज्यादा होता है, अर्थात 18 से 24 है तो वह फिट है। पर अगर जब महिलाओं में 32% से ज्यादा फैट हो जाता है तो वह महिला ओबेस की कैटेगरी में आती है, और मैन के अंदर अगर ये 25% से ज्यादा हो गया है तो वह ओबेस की कैटेगरी में आता है। इसके साथ आज हम अपना ये टॉपिक जो है यहीं समाप्त करेंगे, और कल के वीडियो में यह कंटिन्यू करेंगे कि इससे जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं। मोटापा अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, क्या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, और किस तरह का हम आहार दें तो व्यक्ति वापस अपने आदर्श वजन को और सामान्य वजन को प्राप्त कर सकता है। अभी हमने आज के वीडियो में केवल यह देखा है कि क्या कारण है मोटापे की, किसे मोटा कहेंगे।
साथ में हम इसको कैसे असेस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।